उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त तप रहे हैं क्योंकि पारा 45 से ऊपर चला गया है और जाहिर तौर पर जब पारा इतना ज़्यादा हो तो समस्याएं भी आम लोगों की बढ़ जाती है, खास करके शारीरिक। तो इसीलिए इसको समझने के लिए और बेहतर तरीके से कि हीट रिलेटेड इलनेस या इंजरी किस तरीके की होती है, किस तरीके से अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, हम पहुँचे हैं देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल एम्स दिल्ली में और मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल जो कि जाने माने डॉक्टर हैं। तो आइए उनसे सीधे बात करते हैं और उन्हीं से समझते हैं कि हीट इंजरी इस वक्त किस तरीके की हो रही है और किस तरीके से सावधानी बरतनी इस वक्त ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बिल्कुल, जो हीट वेव हम देख रहे हैं देश के स्पेशली नॉर्दर्न हिस्से में, अगर हम सावधानी नहीं रखें तो इससे हम परेशान हो सकते हैं। आजकल आप न्यूज़पेपर में भी काफ़ी न्यूज़ पढ़ रहे हैं जिसमें लोगों को इसके चलते परेशानी हो रही है। तो जो हम हीट रिलेटेड इलनेस की बात कहते हैं उसमें एक स्पेक्ट्रम ऑफ परेशानियां हो सकती है कि जैसे सिंपली आप धूप में बाहर निकले, आपको सनबर्न हो गया, आपको एग्जॉशन हो सकता है, जो क्रैम्प्स की हम बात करते हैं ये हो सकता है। और जो सीवियर फॉर्म ऑफ कंडीशन जिसको हीट स्ट्रोक हम कहते हैं, हीट स्ट्रोक में हमारा जो नॉर्मल जो ब्रेन फंक्शन है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते जो है एक वो फेटल कंडीशन होना शुरू हो जाता है, जिससे फिर बाकी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो जानलेवा होता है। तो इसलिए अगर हम सावधानी नहीं बरते इस हीट वेव में तो डेफिनेटली हम अपने लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं। चूँकि आपने हीट इंजरी की बात की है तो थोड़ा हम इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे क्योंकि लोगों को लगता है कि जब हीट वेव हो यानी लू की स्थिति होती है तो स्ट्रोक हो जाता है, स्थिति डिहाइड्रेशन हो जाता है, लेकिन बहुत सारी और भी समस्याएं होती हैं जो लोगों को अभी तक पता नहीं है। तो उसके बारे में जानकारी दें और उसको कैसे बचाव करें। देखिए, जो हमारा शरीर है एक ऐसा मशीन है जो हर तरह के सिचुएशन को अडेप्ट करने में सक्षम होता है, लेकिन जब सिचुएशन उसके कंट्रोल से भी बाहर हो जाती है तो इस तरह की परेशानियाँ होती हैं। तो बॉडी का जो थर्मल रेगुलेशन मैकेनिज्म है, जो हीट डिसिपेट करने का मैकेनिज्म है, ये काफ़ी सक्षम है कि एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर को हैंडल कर पाए। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा होने के चलते जो बॉडी अपना हीट जनरेट कर रहा है तो जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए बॉडी के हीट का वो मेंटेन नहीं कर पाता है, उसके बाद से ये परेशानियाँ शुरू होती हैं। तो जो सिंपल फॉर्म जैसे बनाया कि अगर आप धूप में गए आपको सनबर्न हो सकता है, अगर आपने टाइट कपड़े पहने हैं, अगर पसीना जो एक तरीका है बॉडी की हीट को डिसिपेट करने का, अगर वो पसीना अगर अफेक्ट हो जाए, पसीना ठीक से नहीं आ पा रहा है या ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उसके चलते इलेक्ट्रोलाइट और पानी का जो लॉस होता है वो प्रॉब्लम करती है, जो क्रैम्प्स और हीट एग्जॉशन की हम बात करते हैं। कई बार जो है अगर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ गया, स्पेशली 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो गया, जो कि यूजुअली जो बाहर का टेम्परेचर जो 47-48 डिग्री होता है वैसे सिचुएशन में हो सकता है। तो जब एक बार टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमारे शरीर का अगर बढ़ जाता है उस समय जाकर हीट स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे काफ़ी जो कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स हैं, जैसे कोई बीपी का मरीज है, कोई डायबिटीज़ का मरीज है, ऐसे लोगों में कम टेम्परेचर पे भी इस तरह की सिचुएशन हो सकते हैं। स्पेशली जो बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं जिसमें हम डायरेटिक एक चीज़ होती है जो शरीर में पानी और नमक कम करके बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ऐसे मरीज में रिस्क और कम टेम्परेचर पर भी हो सकता है। अगर किसी को हिल स्टेशन ठंडे जगह में रहने की आदत है, वो अचानक से प्लेन्स में गर्म जगह पे आ रहा है तो उसको और भी कम टेम्परेचर पे भी इस तरह की परेशानी आ सकती है। तो एक हम जब कहते हैं कि ये बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जा रहा है या बाहर का टेम्परेचर 45-46 डिग्री हो जा रहा है तब ये परेशानी होगी, ये ज़रूरी नहीं है। अगर एक्लिमेटाइजेशन नहीं है, आप ठंडे जगह से अचानक से गर्म जगह पर आए हैं तो डेफिनेटली ये कम टेम्परेचर पे भी आपको परेशान कर सकता है। तो मैं कहूँगा जो कोमॉर्बिडिटी के लोग हैं, जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस के हैं, यानी कि छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो हमेशा इस तरह की परेशानी के रिस्क रहेंगे। आप क्या खा रहे हैं, किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, कितने बजे बाहर निकल रहे हैं, कितना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उस समय, इन सब फैक्टर्स पे आपको हीट रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं वो डिपेंड करेंगी। बिल्कुल बारीकी से आप समझा रहे हैं डॉक्टर साहब। यहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सवाल करना, चूँकि आपने कहा कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से जब आप दूसरे वेदर कंडीशन में आते हैं तो ऐसी समस्या हो सकती है। एक ऐसी खबर भी आ रही है कि आजकल जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है लोगों का एसी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यानी आप 24 घंटे में अगर 18 घंटे 16 घंटे एसी में है और अचानक से आप 45 डिग्री के ऊपर चले जाते हैं वेदर कंडीशन में, तो क्या उस दौरान ब्रेन हैमरेज होने का खतरा बढ़ता है?
देखिए, एक्लिमेटाइजेशन की जो मैंने बात की कि जो आप बहुत समय तक ठंडे माहौल में हैं और अचानक से बाहर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली बॉडी को एडजस्ट करना सभी के शरीर को के लिए फिजिबल नहीं है, स्पेशली अगर आपके पास कोमॉर्बिडिटी है। तो हीट के चलते डायरेक्ट कहना कि ब्रेन हिमरेज हो जाता है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट स्पेशली अगर जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, अगर ये ठंडे से गर्म में जा रहे हैं, तो बॉडी टेम्परेचर में वेरिएशन के चलते कई बार उनका बीपी शूटअप हो सकता है, जिसके चलते इस तरह की परेशानी हो जाती है। और जैसे मैंने कहा, जब हम हीट स्ट्रोक की बात करते हैं, जब जो हमारा ब्रेन अफेक्ट होना शुरू होता है, तो उसके चलते जो है जो ब्लड जो एक तरह से गाढ़ा हो जाता है, थिकनेस बढ़ने के चलते क्लॉटिंग वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसमें स्ट्रोक होता है, जिसको हम नॉर्मली इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, यानी कि ब्लड वेसल ब्लॉक होने के चलते स्ट्रोक है। तो दोनों तरह की परेशानियां हो सकती हैं, बट डायरेक्टली कहना कि हीट बढ़ने के चलते ब्रेन हेमरेज हो गया, ये थोड़ा मुश्किल है। बट अगेन, जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, अगर उनमें गर्मी के चलते बीपी शूटअप हो रहा है, तो वो डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है कि जिसके चलते आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। जी, चूँकि स्थिति अभी 45 से ऊपर ही है डिग्री सेल्सियस, और अभी भी माना जा रहा है कि स्थिति अभी 2-4 दिनों तक बरकरार रहेगी। अगर सिम्टम के तौर पर समझना चाहें लोग कि कैसे पहचानें कि उनके साथ गर्मी जो है लू के चपेट में आ गए हैं और उनको परेशानी बढ़ सकती है, सिम्टम्स क्या होते हैं बेसिक? सिंपल, अगर आपके स्किन में कोई जलन जैसी हो रही है धूप में जाने के चलते, आपको थकावट एक्सेसिव महसूस हो रही है, पसीना जो बहुत ज़्यादा आ रहा है, या पसीना आते आते पसीना होना कम हो गया, आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, आपको फीवर जैसी फीलिंग आ रही है, आपको जैसे जैसे मैंने बताया कि अगर लोग गफलत में जाना शुरू हो गए, उनका जो सेंसोरियम होश में ठीक से नहीं है, ये सारे वार्निंग साइन हैं कि ये धीरे धीरे आपकी परेशानी जो है हीट के चलते बढ़ रही है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ हीट ही इस तरह की परेशानियाँ नहीं करती, बाकी और भी कई बीमारियाँ हैं जो इस तरह की परेशानियाँ कर सकते हैं। तो हीट स्ट्रोक का या हीट रिलेटेड जो भी परेशानियाँ, उसका डायग्नोसिस खुद से बनाने की कोशिश ना करें। बट डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर दिख रहा है कि कोई धूप में खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, या कोई एल्डरली है जो धूप में बाहर गया है, धूप में कोई एक्सरसाइज कर रहा है, मेहनत का काम किया, उसके बाद ये सारे सिम्टम शुरू हुए, तो डेफिनेटली हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मरीज़ को तुरंत एक ठंडे माहौल में ले जाएं और इमीडिएटली अस्पताल में ले जाएं, ताकि वहाँ पे उसका हम समय रहते इलाज कर पाएँ। डेफिनेटली जो भी हम एक्सरसाइज का टाइम या मेहनत करने का टाइम जो भी हम डिसाइड करते हैं, प्रेफरेबली जो दिन का जो ठंडा पार्ट होता है, या सुबह में या लेट इवनिंग में आप करने की कोशिश करें। जो एक्सट्रीम टेम्परेचर जो सबसे ज़्यादा 11 से 3 या 4 के बीच में होता है, उस समय तक जहाँ तक पॉसिबल हो कोई भी मेहनत का काम ना करे, धूप में बाहर जाना अवॉइड करें। अगर धूप में बाहर जाने की ज़रूरत भी पड़ रही है तो ठंडे रंग कलर के हल्के रंग के कपड़े पहने, छाते का यूज़ करें। जो फेयर स्किन लोग हैं स्पेशली, उन्हें सनस्क्रीन एक डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के साथ प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा पानी पे बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत। 3 से 4 लीटर पानी हम नॉर्मली एक हेल्दी एडल्ट को रिकमेंड करते हैं। बट अगेन, अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे किडनी की परेशानी है, बीपी की शिकायत है, ऐसे लोग अपने डॉक्टरी सलाह में उनके लिए कितना पानी ठीक है वैसे लेना चाहिए। ठंडे ड्रिंक्स की जो हम बात करते हैं, स्पेशली जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ये आपको और डिहाइड्रेट करते हैं। उस सेकंड के लिए आपको लगता है कि आपकी प्यास मिट गई है, बट एक्चुअल में उसमें जो सॉल्ट कंटेंट और बाकी चीज़ें होती हैं, जो शुगरी ड्रिंक होती है, वो आपको एक तरह से डिहाइड्रेट करती है। तो आपकी प्यास को वो मिटाती नहीं है, बल्कि और डिहाइड्रेट करती है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर आपको करना है ज़्यादा, तो उससे पहले चाय कॉफ़ी का उपयोग ना करें, अल्कोहल का उपयोग बिल्कुल अवॉइड करें, जो स्मोकिंग करते हैं वो सब अवॉइड करें। इस टेम्परेचर जब भी ज़्यादा बढ़ता है, ये आपके शरीर के लिए घातक हो सकता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और हमारे दर्शक बहुत गंभीरता से आपको सुनेंगे भी, क्योंकि देश का बड़ा अस्पताल, आप देश के बड़े डॉक्टर हैं। ऐसे में ये भी बहुत ज़रूरी है समझना सर, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को बताया है यहाँ पर कि किस तरीके से सिम्टम को पहचानना है और फिर अस्पताल पहुँचना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग जैसे ORS है, डिहाइड्रेशन होने पर जनरली लिया जाता है, लेकिन आजकल लोग ORS ऐसे भी ले रहे हैं, तो क्या वो लेना ठीक है अपने आप से? क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि डॉक्टरी सलाह बहुत ज़रूरी है, अपने आप से कोई भी चीज़ों को खुद ना लें, लेकिन कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, क्या वो लिया जा सकता है? देखिए, जो ORS की बात है, जब हमारे बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, जैसे कई बार जैसे दस्त लगते हैं, तो वो जो ORS का कॉम्पोजिशन ऐसा है कि इस तरह के जो फ्लूइड लॉस विद इलेक्ट्रोलाइट हो रहे हैं, वैसे चीज़ों के लिए होते हैं।
ORS लेने की ले सकते हैं लोग, बट एट द सेम टाइम किस तरह का डिहाइड्रेशन हुआ अगर है, डिहाइड्रेशन ना हो तो भी सेफ साइड के लिए लोग लेने लग रहे हैं। अगर कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो ORS हम ले सकते हैं, बट बेहतर ये होगा कि हम पानी, जो मेन सोर्स ऑफ लॉस है, फ्रेश फ्रूट जूसेस होते हैं वो लें। किस तरह का टेम्परेचर का पानी पी रहे इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, तो एटलीस्ट रूम टेम्परेचर की तरह जो पानी हो वो लें। आप छाछ लें, लस्सी लें, ये सारे ड्रिंक्स जो हैं ये हेल्दी हैं और इस गर्मी के मौसम में ठीक है। बट फिर से मैं वही कहूँगा कि शुगरी ड्रिंक, फिज़ी ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सब हमारे लिए अभी ठीक नहीं होगा। ये हमारे गर्मी में हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। जी, जाते जाते एक सवाल करूंगी कि फ़िलहाल एम्स जैसे संस्थान में क्या हीट स्ट्रोक या हीट रिलेटेड इंजरीज से पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है या फिर अभी स्थिति कंट्रोल में दिखाई पड़ती है? एटलीस्ट हमारे डिपार्टमेंट में इस तरह का कोई अभी फ़िलहाल हमने बढ़ते हुए पेशेंट नहीं देखे हैं। डेफिनेटली इमरजेंसी मेडिसिन एक अलग डिपार्टमेंट है, तो शायद ये डेटा वहाँ से बेहतर ढंग से मिल सकता है। बट डेफिनेटली जो पेरिफेरल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे फर्स्ट लोग सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से आप ये डेटा अगर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और वो बेहतर आकलन हो पाएगा। जी, और स्थिति वैसे भी इस तरीके की है कि पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर नीरज निश्चल ने बहुत बारीकी से एक एक चीज़ के बारे में बताया है, उसे आपको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक आप बीमारी को समझेंगे नहीं तब तक आप सही इलाज नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरत है कि अपने बचाव के लिए हर वो कदम उठाइए जिससे कि आप किसी भी तरीके की परेशानी से ना सामना कर सकें। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।